हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डे सीरीज़ में समान विज्ञान के डे 6 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का परमाणु संरचना पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, परमाणु संख्या एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। किसी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भिन्न होते हैं। किसी तत्व के परमाणु की परमाणु संख्या समान होती है और अलग अलग तत्व के परमाणु के लिए संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तत्वों के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के विन्यास पर निर्भर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, x-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 38 है। x-2 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा सी, 36। अगला देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों के। किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की समान संख्या के कारण परमाणु उदासीन होता है। आयन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं जब किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान होती है। अगला देखते हैं, आइसोटॉप तत्व के परमाणु में डैश होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, भिन्न द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु संख्या जो है समान होती है। अगला देखते हैं, अगला है AI-2713+3 में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 13 और 14। अगला देखते हैं, किसी परमाणु की विभिन्न उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को किस सिद्धांत के अनुसार बढ़ाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, अभाव सिद्धांत। अभाव सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकक्षा में बढ़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन कक्षाओं में बढ़ते हैं जिनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। अगला, एक उदासीन परमाणु किसके कारण धनायन बन जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन की हानि से। इनमें से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा बी, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को। आवर्त सारणी में कोई तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले आइसोटोप के कारण। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक होता है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में लिया गया परमाणु द्रव्यमान तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, समान होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण लगभग समान या समरूप होते हैं। आइसोटोप के अलग अलग भौतिक गुण होते हैं जैसे द्रव्यमान, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व और हिमांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्न में से किस में बोर का परमाणु मॉडल लागू नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी, किसी परमाणु या आयन का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोर का परमाणु मॉडल किसी भी परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिसमें एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक छोटा धनात्मक आवेशित नाभिक निश्चित कक्षाओं में घूम रहे ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, कैथोड किरण। कैथोड किरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है। ऊर्जा के घटते क्रम में विद्युत चुम्बकीय विकिरण नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले कॉस्मिक किरण, फिर गामा किरण, एक्सरे, यूवी किरण, दृश्य किरण, इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंग। अगला, ऋण आयन का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होना। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। जब यह इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह धनात्मक आवेशित आयन बन जाता है जिसे धनायन कहा जाता है। एक में 2 इलेक्ट्रॉनों को विभाजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, स्पिन क्वांटम संख्या में। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्वांटम संख्या अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन की दक्षिणावर्त घूमने के लिए +1/2 क्वांटम संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन के वामावर्त घूमने के लिए -1/2 होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु कक्षक के अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करती है। प्रिंसिपल और अजीमुथल क्वांटम संख्या क्रमशः परमाणु कक्षक के आकार और आकृति का प्रतिनिधित्व करती है। अगला, निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक आयन होगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यदि इसमें प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन है।
ऋणात्मक आयन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। एक परमाणु उदासीन होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। धनात्मक आयन केटायन तब बनता है जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। धनायन या ऋणायन बनाने के लिए केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, आर ए मिलिकन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष जो है मान आर ए मिलिकन द्वारा तेल बूंद प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को कैथोड किरण के रूप में देखा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिसे कक्षा या कोष कहा जाता है। यह ऋणात्मक आवेश वहन करते हैं। अगला रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नाभिक। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक के आकार से संबंधित है। रदरफोर्ड ने परिभाषित किया कि एक परमाणु एक बड़ी खाली स्थान होता है जिसमें जहाँ से अल्फा कण गुजरते हैं, लेकिन केवल छोटे छोटे क्षेत्र में ही वे विक्षेपित होते हैं। इस छोटे क्षेत्रों को केंद्रक कहते हैं। वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, आइसोटोप। धनायन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक प्रोटॉन होते हैं जबकि ऋणायन में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। आइसोबार परमाणुओं में न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला देखते हैं, एक मुख्य कोश एन में कक्षकों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, एन स्क्वायर। एक मुख्य कोश एन में कक्षों की संख्या n2 होती है। एनवी कक्षा एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है। एनवी कक्षा एक कोश में उपकक्षा की संख्या n के बराबर होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है, आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग और न्यूक्लियनों की संख्या। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन धनावेशित है जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं जो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिन्हें कक्षा या कोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आइसोबार क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। आइसोबार के नाभिक में समान संख्या में न्यूक्लियन होते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, अवरक्त किरण, फिर हरा, फिर परावैंगनी किरण, फिर एक्सरे। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य का क्रम जो है सबसे पहले कॉस्मिक किरण, उसके बाद गामा किरण, फिर एक्सरे, यूवी किरण, दृश्यमान किरण, इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगे, लास्ट में रेडियो तरंग आते हैं। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल वह कण है जिसका द्रव्यमान समान है और जो सामान्य पदार्थ के कणों में से एक के समान घूमता है, लेकिन विद्युत आवेश और चुंबकीय आघूर्ण विपरीत होते हैं। 1H1 में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, 0। किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम द्रव्यमान संख्या और हाइड्रोजन क्रमांक का अंतर निकालते हैं। अगला देखते हैं, किसी वैज्ञानिक ने नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर की अवधारणा दी। तो आंसर हो जाएगा नील्स बोर ने दी थी। नील्स बोर ने परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की अवधारणा दी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इन पथों को कक्षाएं, स्थिर अवस्थाएं या अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं कहा जाता है। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। यह कोबाल्ट का एक कृत्रिम रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ 5.27 वर्ष है। यह परमाणु रिएक्टर में कृत्रिम रूप से उत्पन्न होता है। यह गामा रेज उत्सर्जित करता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन 131। आयोडीन 131 बीटा उत्सर्जन के कारण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। कैथोड किरणें हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धारा है चूंकि वह विभवांतर के कैथोड इलेक्ट्रोड से उत्सर्जित होती है इसलिए इसे कैथोड किरण नाम दिया गया। अल्फा किरण दोगुने आयनित हीलियम परमाणु या हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। CO2 सम इलेक्ट्रॉनिक है, आंसर हो जाएगा बी, N3। CO2 N3 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि दोनों में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आयन या परमाणु या अणु होते हैं जिसमें समान संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की। अगला देखते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा थॉमसन।
प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोले से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। समग्र रूप से एक परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग करके क्या किया गया, क्योंकि सोना अत्यधिक नरम धातु है। रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन प्रयोग के लिए सोने का उपयोग किया है क्योंकि सोना सबसे अधिक लचीला धातु है और वो धातु की सबसे पतली परत चाहते थे। इसलिए इस्तेमाल की गई जो है इसमें सोने की चादर जो है 1000 परमाणु मोटी थी। न्यूक्लियस क्या है, तो यह हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है। परमाणु का द्रव्यमान सबसे अधिक नाभिक का होता है। वह उप परमाणुविक कण जिसका द्रव्यमान सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। उप परमाणुविक कणों में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा होता है, लेकिन मोटे तौर पर गणना में हम बराबर से कम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है। CO3-2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, 32। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाती है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में जाता है तो यह कुछ मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में आता है तो वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा छोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत मानता है कि परमाणु में से कोई खाली स्थान मौजूद नहीं है, 38 का आंसर हो जाएगा बी, थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने माना कि परमाणु धनात्मक आवेश वाले पदार्थ से बना। धनात्मक आवेशित पदार्थ का वितरण पूरे परमाणु में एक समान होता है और तरबूज के बीज की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन समाहित होते हैं। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ए, जे थॉमसन। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया। यह मॉडल बताता है कि परमाणु धनावेशित पदार्थ के समान वितरण से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह अंतर्निहित होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आइसोटोप के लिए सही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है लेकिन प्रोटॉन या परमाणु संख्या जो है वो समान होती है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आवेशहीन कण है, तो आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, कॉस्मिक किरण। गामा रे दूसरी उच्चतम ऊर्जा की EMR है। सूर्य क्षेत्र से आने वाली कॉस्मिक किरण नाइट्रोजन परमाणु से कार्बन-14 के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा युग्म आइसोटोनिक युग्म है, तो आंसर हो जाएगा ए। आइसोटोन वे परमाणु हैं जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। विकल्पों में आइसोटोन है क्योंकि दोनों परमाणुओं के नाभिक में समान न्यूट्रॉन है। उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या इसमें ज्ञात करना है, आयोडीन 12753, तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। आयोडीन पर ऋणात्मक आवेश के कारण न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन नहीं करती परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है तो ऊर्जा जो है आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऊपर भी देखा है। अगला देखते हैं, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 1। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो 1 है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर ज्ञात करना होता है। तत्वों के परमाणु क्रमांक क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, Mg, फिर एल्यूमिनियम, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। अगला देखते हैं, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाली किसी लक्ष्य धातु से टकराती है तो उत्पन्न करती है, तो आंसर हो जाएगा सी, एक्सरे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो है सही नहीं है। परमाणु बम की अवधारणा अनियंत्रित परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम की संकल्पना परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या किस क्रम की होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। परमाणु त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि की होती है और परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर कोटि की होती है।
परमाणु नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किस भौतिक स्थिति में प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कम तापमान और कम घनत्व। अगला देखते हैं, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था भौतिक अवस्था में प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, उच्च तापमान। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था जो गैस के परमाणुओं को बहुत उच्च तापमान पर गर्म करने से प्राप्त पदार्थ की चौथी अवस्था है। उच्च तापमान के कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन के नुकसान से आयनित हो जाती है। ब्रह्मांड का अधिकतम भाग सूर्य सहित प्लाज्मा अवस्था से बना हुआ है, इसलिए प्लाज्मा में धनात्मक आवेश वाले गैस, आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाज्मा की विशेषताएं प्राकृतिक गैस से भिन्न होती हैं। अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था में बहुत उच्च तापमान पर आयनित गैसें होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें उच्च ऊर्जा होती है। बहुत अधिक तापमान पर गैस को गर्म करना जारी रखने पर गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बहुत कम तापमान लगभग 0 केल्विन पर गैस को ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं, ठोस को गैस की तरह संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंसर हो जाएगा ए, ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। ठोस में बहुत कम अंतराण्विक स्थान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके घटक कण को अधिक करीब लाने के लिए संपीड़ित नहीं किया जा सकता, परंतु गैसें संपीड़ित होती हैं क्योंकि इसमें कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल और उच्च अंतर आणविक स्थान होता है। ग्लास के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो है सही कथन है। यह अतिशीतित द्रव तथा अमोर्फस है। कांच का मुख्य घटक तत्व सिलिकॉन है। ग्लास SiO2 से बना है और अन्य घटक सिलिकॉन है। यह एक अमोर्फस ठोस अर्थात छद्म ठोस है और इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। यह एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। NaCl के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, यह अमोर्फस ठोस है। NaCl अनाकार ठोस नहीं है, यह क्रिस्टलीय ठोस है। ये Na से Cl में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बनता है, इसलिए इस यौगिक में रासायनिक बंधन का प्रकार आयनिक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। इसमें Na+ और Cl- आयन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेट सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टलीय ठोस इक्वल टू NaCl, लौह धातु और तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो विद्युत धारा का संचालन करता है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी 4 इलेक्ट्रॉन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कोई संख्या नहीं होती। यह विद्युत धारा का कुचालक है। यह पूरे ठोस में ऊष्मा का संवाहक है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बनता है और एक नेटवर्क ठोस बनाता है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, यह वलय बनाता है जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन वलय बनाता है जिसमें 6 कार्बन परमाणु होते हैं। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बना होता है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में शामिल होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट की रिंग परत के बीच मुक्त रहता है। यहाँ वेंडर वॉल्स बल मौजूद होता है जो कमजोर बल है, जिसके कारण ग्रेफाइट नरम होता है और भारी मशीन में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, ग्रेफाइट में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, सहसंयोजन बंधन और वंडरवाल्स बॉन्ड। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बना होता है और एक समतल परत के साथ 6 सदस्यीय वलय बनाता है। 6 सदस्यीय वलय की 2 परतों के बीच वंडरवाल्स आकर्षण बल मौजूद होता है, इसलिए ग्रेफाइट में दोनों प्रकार के बंधन मौजूद होते हैं। हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सहसंयोजक बंधन। हीरे में प्रत्येक कार्बन एकल सहसंयोजक बंधक द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, अतः यह केवल सहसंयोजक बॉन्ड ही सही उत्तर होगा। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निर्माण में शामिल होते हैं, इसलिए विद्युत प्रवाह का संचालन करने के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसमें विद्युत चालकता होती है? आंसर हो जाएगा सी, नमक पानी के घोल में। नमक में धन आयन सोडियम और ऋण आयन क्लोरीन होता है। नमक के पानी में घुलने से आयन अलग हो जाता है और पानी में घुल जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का संचालन बढ़ जाता है। आयन या इलेक्ट्रॉन विद्युत चालकता बढ़ाता है। उदासीन जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए अधिक आयन नहीं होती। ग्लूकोज एक विलय है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इसलिए पानी में घुलने पर यह आयन नहीं छोड़ता। चालन बैंड और वैलेंस बैंड का ऊर्जा अंतर
किसमें सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा बी, कुचालक। कुचालक में चालन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच सबसे अधिक ऊर्जा अंतर होता है। तार में वोल्टेज या विभव अंतर लगाने से इंसुलेटर के वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है, ताकि यह चालन बैंड की ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत धारा का संचालन कर सके। सेमीकंडक्टर में ऊर्जा का अंतर इंसुलेटर की तुलना में कम होता है। कंडक्टर के मामले में कोई अंतर नहीं पाया जाता। अगला देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर खुले बर्तन में खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा बी, ऊंचाई पर वायुमंडल दबाव कम हो जाता है, इसलिए पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर उबलता है, इसलिए भोजन को पकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उष्मा ऊर्जा नहीं मिल पाती है। पर्वत की चोटी पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। पर्वत की चोटी पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है। पहाड़ की चोटी पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा ए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दबाव कम होने से द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर पानी का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। ऊंचाई पर जाने पर वाष्प दबाव कम तापमान पर वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। क्योंकि यह वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलता है। अर्धचालक विद्युत धारा का संचालन किसके कारण करती है? तो आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक दोष के इलेक्ट्रॉन के कारण। अर्धचालक इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का संचालन करती है, जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन दोष के कारण मुक्त हो जाता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरह मौजूद नहीं होते। तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अर्धचालक परमाणुओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा का संचालन करते हैं। अगला, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। यह तब बनता है जब पेंटावैलेंट एस को जर्मेनियम के साथ डोप किया जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रमुख वाहक होते हैं। अगला देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। यह तब बनता है जब त्रिसंयोजक AI को GE के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक में होल प्रमुख वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक तब बनता है जब त्रिसंयोजक एल्यूमिनियम के GE टेट्रावैलेट के साथ डोप किया जाता है, तो इससे पीछे जोड़ी गई खाली जगह को होल कहा जाता है और ये धनात्मक चार्ज के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के अर्धचालक में होल अत्यधिक सांद्रता में होते हैं और होल विद्युत धारा के प्रमुख वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा विपरीत होती है। गैस द्रव में अधिक घुलनशील होते हैं जब कम तापमान और उच्च दबाव होता है। गैस कम तापमान और उच्च दबाव पर तरल में घुलनशील होते हैं। तापमान बढ़ने से गैस के अणु की गति बढ़ जाती है और द्रव में गैस का घुलना कम हो जाता है। यह गैस और तरल अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। पानी में नमक मिलाने पर मिश्रण का हिमांक क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो हिमीकरण में कमी उत्पन्न होती है और विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। पानी और नमक के मिश्रण के मामले में पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। जब शुद्ध पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी का मिश्रण 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर जमेगा। किस दबाव पर विपरीत प्रसारण होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रसारणी दबाव से अधिक। आंसर हो जाएगा बी, प्रसारणी दबाव से अधिक। जब लगाया गया दबाव प्रसारणी दबाव से अधिक होता है तो विलायक उच्च सांद्रता वाले पक्ष से कम सांद्रता वाले पक्ष की ओर बढ़ना शुरू करता है, जिसे विपरीत प्रसारण कहा जाता है। प्रसारणी दबाव वह दबाव है जो प्रसारण की प्रक्रिया को रोक देता है और यानी विलायक अणु को कम सांद्रित पक्ष से उच्च सांद्रित पक्ष की ओर ले जाता है। अभिकारक के किस अवस्था में होने पर रासायनिक अभिक्रिया सबसे तेज होगी? आंसर हो जाएगा सी, गैस। जब अभिकारक गैसीय अवस्था में होंगे तो अभिक्रिया सबसे तेज होगी। कारण को गैसीय अवस्था में अभिकारक के रूप में गैसीय अणुओं के टकराव की अवधारणा से समझाया जा सकता है। अभिकारक अणुओं के बीच बड़ी संख्या में टकराव होंगे, जिनके टकराव से सक्रियण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा मिलती है ताकि उत्पाद का निर्माण हो सके। उत्पाद बनाने के लिए अभिक्रिया की गति, तो आंसर हो जाएगा 24 का ए, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अभिकारक अणुओं की गति बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अभिकारक अणुओं के बीच टकराव की आवृत्ति बढ़ जाती है। अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए अभिकारक गैसीय अवस्था में होने चाहिए। अगला, गर्मी के दिनों में
अक्सर देखा जाता है कि तालाब के पानी में मछलियाँ मर जाती हैं और तैरने लगती हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा बी, तालाब के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी के कारण। तापमान बढ़ने पर तालाब के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है घुली हुई गैस की मात्रा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वे मर जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस गैस बहुत अधिक दबाव पर घुलती है। इसे बेहतर बनाने के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि कोल्ड ड्रिंक में CO2 का विघटन अधिक में हो। और देखते हैं कौन बॉयल के नियम के लिए सही संबंध दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ए। बॉयल का नियम दबाव और आयतन के बीच संबंध बताता है। स्थिर तापमान पर दबाव गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा बी, सब्जियों पकाने पर वह नरम हो जाती है। पकाने पर सब्जी नरम हो जाती है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पकाने पर सब्जियां नरम हो जाती है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन प्रकृति में परिवर्तित है। यह विकल्प बी को छोड़कर सभी प्रतिक्रियाएं उल्टी हो सकती हैं। जब कारक हटा दिए जाते हैं तो भौतिक परिवर्तन उलट जाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। प्रकृति में रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। सब्जी पकाने के बाद कच्ची सब्जियों को दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। चलाने या पकाने से हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है तो डैश परिवर्तित करता है। तो आंसर हो जाएगा 28 का सी। पदार्थ की अवस्था तापमान और दबाव दोनों कारकों से निर्धारित होती है। घटक कणों के बीच आकर्षण बल को कम करने के लिए तापमान को बढ़ाना चाहिए और दबाव को कम करना चाहिए, और इसके विपरीत निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन और कारण दिए गए हैं। सही विकल्प कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। कथन और कारण दोनों सत्य है। और एक स्पष्टीकरण है। जब भाप आपके हाथों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाती है तो वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से जलने की तुलना में अधिक गंभीर जलन होती है। कारण जो है भाप में वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। तो दोनों जो आंसर है सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नमक जो है, नमक और पानी का मिश्रण सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण का विलेखन नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो आंसर दोनों 1 और 2 जो है सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होती है। नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है। दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ की अवस्थाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, तापमान बढ़ने पर गैस अणुओं की गति बढ़ जाती है। ठोसों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक तरल में ठोस से कम और गैस में सबसे कमजोर होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ठोस के कण कंपन करने लगते हैं, तरल के कण गति करने लगते हैं। गैस का तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी गति बढ़ जाती है। निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 H2O एक यौगिक है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, इसमें भी 2। पानी का क्वथनांक जो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बल्कि दबाव पर निर्भर करता है। किसी द्रव का क्वथनांक आसपास में दबाव पर निर्भर करता है, वह परिवर्तनशील होता है। पहाड़ों की चोटी पर जाने पर दबाव कम हो जाता है, इसलिए पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल और पानी का मिश्रण अलग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, आसवन विधि के द्वारा। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन या आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हाइड्रोजन बंधन पानी के साथ साथ अल्कोहल में भी मौजूद होता है, लेकिन हाइड्रोजन बंधन H बॉन्ड बनाने वाले 2 हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण पानी में आकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए पानी का क्वथनांक अल्कोहल के क्वथनांक से अधिक होता है, इसलिए इसे आंशिक आसवन या आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। कागज क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही रंगों में 2 घटकों को अलग करने की अवधारणा के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर हो जाएगा बी, अधिशोषण। अधिशोषण एक सतही घटना है जिसमें एक कण चयनात्मक सतह पर अधिशोषित चिपक जाता है। इस प्रक्रिया में घटक कण सतह पर चिपक जाते हैं और विलायक अणु के आकर्षण के कारण गति करते हैं। मस्टर्ड गैस क्या है। आंसर हो जाएगा सी, यह युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली खतरनाक गैस है। इसकी गंध सरसों जैसी है। मस्टर्ड गैस C4H2Cl2S एक रासायनिक यौगिक है जिसमें सल्फर और क्लोरीन होते हैं। यह एक रासायनिक युद्ध एजेंट है जिसके संपर्क में आने पर त्वचा और श्लेष्म झिल्ली पर छाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार के रासायनिक युद्ध एजेंट को छाले कारक कहा जाता है। अगला देखते हैं NH4Cl और NaCl के मिश्रण को अलग किया जाएगा। आंसर हो जाएगा बी,
ऊर्ध्वपातन के द्वारा। मस्टर्ड गैस C4Cl और NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। NH4Cl प्रकृति में उद्धत है। NH4Cl और NaCl के मिश्रण को गर्म करने पर NH4Cl गैस में परिवर्तित हो जाता है और NaCl ठोस रूप में पीछे रह जाता है। जब यह NaCl कठोर और भंगुर आयनिक ठोस है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और गर्म करने पर यह तरल में परिवर्तित हो जाता है। तरल से बनने वाले कोलाइड्स को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, इमल्सन। तरल कोलाइड को इमल्सन के रूप में जाना जाता है। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की चरण अवस्था के आधार पर विभिन्न कोलाइडों को अलग अलग नाम प्रदान किए जाते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वह पिघलकर पानी में बदल जाता है। तो सत्य कथन कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को उष्मा देने पर यह पानी में परिवर्तित हो जाता है, जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दी गई उष्मा ऊर्जा की मात्रा का उपयोग बर्फ को पानी में बदलने के लिए किया जाता है। पहले पानी का आयतन घटता है, फिर आयतन बढ़ता है। पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, इसलिए घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला, गैस को आसानी से तरल में बदला जा सकता है। आंसर हो जाएगा सी। ये और भी केवल कम तापमान पर और उच्च दबाव पर। द्रव में गैसों की तुलना में आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए गैस अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ाने के लिए हमें उच्च दाब लगाना होगा और तापमान कम करना होगा, ताकि गैस अणु की ऊर्जा कम हो जाए और बांड का निर्माण हो सके। अगला देखते हैं, कोलाइड्स के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए। तीनों कथन सही है। यह एक विसंगांगी मिश्रण है। इसके कण का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल प्रभाव के लिए सही कथन कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। टिंडल प्रभाव कोलाइड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन से होकर गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइड विलयन के कण के साथ होता है। वास्तविक विलयन अम्ल तथा कोलाइड के लिए कण आकार क्रम क्या हो जाएगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, अपकेंद्रण के द्वारा। दूध को कंटेनर में हिलाने और घुमाने पर केंद्र प्रसारक बल के कारण मलाई अलग हो जाती है। क्रीम के घनत्व दूध की तुलना में कम होता है। क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो मिश्रणीय तरल को कैसे अलग किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी, आसवन और आंशिक आसवन के द्वारा। कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? तो आंसर हो जाएगा सी, गैस में तरल का। पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था किसके समान होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, गैस की। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था गैस के समान होती है। प्लाज्मा को कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, यह ठोस या तरल की तुलना में कम सघन होता है। प्लाज्मा धनात्मक आवेश वाले गैस आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, पानी और अम्ल का मिश्रण। अम्ल और क्षार के मिश्रण से अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण बनता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ग्लूकोज के किण्वन के कारण बनने वाले उत्पाद इथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें नए यौगिक का निर्माण शामिल है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। ब्रह्मांड में पदार्थ की सबसे प्रचुर अवस्था क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा। एक लीटर पानी में 200 ग्राम सुक्रोज चीनी मिलाकर संतृप्त घोल बनाया। यदि हम तापमान बढ़ा देते तो विलय की अधिक मात्रा विघटित की जा सकती है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो विलय की अधिक मात्रा घुल सकती है। तापमान बढ़ाने से ठोस तरल घोल की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने के साथ तरल में गैस की घुलन कम हो जाता है। संतृप्त घोल बनाने के लिए विलय मिलाने से घोल का आयतन नहीं बढ़ता। ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100 डिग्री से कम। इसके एक्सप्लेनेशन को हमने ऊपर भी देखा है। अगला देखते हैं, मिश्र धातु है। तो आंसर हो जाएगा ए, सजातीय मिश्रण। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक धातु का सजातीय मिश्रण है। कुछ धातुओं या तत्व को मिलाकर धातुओं के गुणों में थोड़ा सुधार या परिवर्तन किया जा सकता है।
मिश्र धातु मिश्रण है क्योंकि इसमें बनने वाले तत्व एक साथ सम्मिलित रूप से मिश्रित होते हैं लेकिन एक यौगिक की तरह रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते। सूर्य के प्रकाश में कम फूले व गुब्बारे का अधिक फूल जाना, आयतन बढ़ना, यह घटना किस गैस नियम की व्याख्या करता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स के नियम का। सूरज की रोशनी में फूले हुए गुब्बारों का बड़ा होना, यह घटना चार्ल्स के नियम का व्याख्या करता है। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर गैस का आयतन सीधे तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ने से गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब गुब्बारे को सूर्य की गर्मी में रखा जाता है तो गुब्बारे के अंदर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और गुब्बारे फैलते हैं। मेथनॉल और इथेनॉल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी, आंशिक आसवन के द्वारा। मेथनॉल और इथेनॉल के मिश्रण को आंशिक आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि मेथनॉल और इथेनॉल के क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। दोनों यौगिक पानी में घुलनशील है और पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। मेथनॉल के वाष्प का क्वथनांक इथेनॉल की तुलना में कम होता है, इसलिए यह पहले फ्रैक्शनल कॉलम से गुजरता है और एकत्र होता है। प्रेशर कुकर को गर्म करने पर उसमें दबाव बढ़ने से होने वाली परिवर्तन को कौन से गैस के नियम की व्याख्या करता है? ये आंसर हो जाएगा सी, के लुशाक नियम। गे-लुशाक नियम कहता है कि स्थिर आयतन पर गैस के कारण दबाव सीधे तापमान के समानुपाती होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, आंशिक आसवन। वायु के गैसों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी, आंशिक आसवन के द्वारा। द्रवीकृत वायु के आंशिक आसवन द्वारा विभिन्न गैस घटकों को अलग किया जा सकता है। सबसे पहले वायु का द्रवीकृत कर तरल बनाया जाता है, फिर शुद्ध घटक प्राप्त करने के लिए गर्म किया जाता है। अगला एक निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, ठोस अत्यधिक संपीड़ित होते हैं। ठोस संपीड़ित नहीं होते। घटक कणों के बीच मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण अंतर आणविक स्थान नगण्य है। गैसें अत्यधिक संपीड़ित होती हैं क्योंकि गैस अणुओं के बीच बड़ी जगह मौजूद होती है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा डी, कार्बन का ग्रेफाइट से हीरे में बदलना। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा बी, चांदी की धातु को चम्मच में ढालना। अंडा उबालते समय हम पानी में नमक क्यों मिलाते हैं? अंडों को उच्च तापमान प्रदान करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं शुद्ध तरल में अशुद्धियाँ मिलाने से क्वथनांक में वृद्धि और हिमांक में कमी होती है, जिसे क्रमशः क्वथनांक में वृद्धि और हिमांक में अवनमन कहा जाता है। दूध किस प्रकार के कोलॉइड का उदाहरण है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, दूध एक प्रकार का तरल कोलॉइड है जिसमें इमल्सन भी कहा जाता है। वसा परिक्षेप चरण जबकि जल जो है परिक्षेपण माध्यम है। किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम NaCl घुला हुआ हो। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन है, तो आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा प्रसार का गुण है? तो आंसर हो जाएगा डी, कणों की गति के आधार पर तरल या ठोस में धीमा, गैस में सबसे तेज। प्लाज्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा अवस्था में विभिन्न गैसें एक ही रंग में चमकती हैं। अलग अलग गैसें प्लाज्मा अवस्था में अलग अलग विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करती हैं, जैसे नियॉन लाल, क्रिप्टन सफ़ेद, सोडियम पीला। हम किस स्थिति में कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा, तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कम दबाव पर पानी की क्वथनांक कमरे के तापमान तक पहुंच सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी का क्वथनांक सीधे वायुमंडलीय दबाव के समानुपाती होता है। समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण के द्वारा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में है, आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम गतिज ऊर्जा। किसी गैस के द्रवीकरण के लिए सर्वोत्तम स्थिति का चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, दबाव बढ़ना और तापमान कम करना। किसी गैस की द्रवीकृत करने के लिए हमें दबाव बढ़ाना होगा और तापमान कम करना होगा। कम तापमान गैस की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और उच्च दबाव के कारण गैस के अणु करीब आएंगे और बंधन बनाएंगे ताकि द्रवीकरण संभव हो सके। कोलॉइड विलयन में कण की जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी गति को कहा जाता है ब्राउनियन गति। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कहलाती है, तो 23 का आंसर हो जाएगा।
ए राशि संख्या 1 लीटर घोल में मौजूद विलय के मोलों की मात्रा को मोलरिटी कहा जाता है। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था में अंतराणविक बल सबसे कमजोर होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, गैस में। गैसीय अवस्था में अंतराणविक बल न्यूनतम होता है, इसलिए इसमें अंतराणविक स्थान बड़ा होता है। आदर्श गैस सिद्धांत मानता है कि गैस अणुओं के बीच कोई अंतराणविक आकर्षण बल मौजूद नहीं होते। वास्तविक गैस सिद्धांत मानता है कि गैस अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण बल मौजूद है। काली स्याही में रंगीन घटक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा ए, वाष्पीकरण। तार और बिजली से सामान्यतः पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो डी, प्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो आंसर हो जाएगा डी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप के कण की। ठोस आयोडीन के उत्पादन पर बनने वाले वाष्प का रंग कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा ये, बैगनी। आयोडीन काले रंग का उदित ठोस है जो चमक गुण प्रदर्शित करता है। यह आधुनिक आवर्तसारणी के 17वें समूह अर्थात हैलोजन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों में पहनने या उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ए, कपास। कॉटन जो है शरीर से पसीना सोख लेता है। सूती कपड़ों में महीन धागे होते हैं जो हवा को आसानी से गुजरने देते हैं। शरीर और कपड़े से पसीना आसानी से वाष्पित हो जाता है जो ठंडक का असर दिखाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।